बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें भाई, ग्राहम लॉ और काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, ये दो टॉपिक हैं छोटे छोटे, इनको हमने स्टडी करना है। सबसे पहला पॉइंट है ग्राहम लॉ। अब ग्राहम लॉ जो है ना, जैसे काइनेटिक गैस इक्वेशन से लास्ट टाइम ग्राहम लॉ, एवोगैड्रो लॉ, बॉयल लॉ प्रूव किया था, वैसे ही इसको प्रूव करना है। काइनेटिक गैस इक्वेशन लिख दी, PV इज इक्वल टू mNc²। क्लियर। अगर हम किसी गैस का 1 मोल ले लें, कितना ले लें, तो आपको पता है कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं वो एवोगैड्रो नंबर कहलाते हैं। सुना है ना? नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ गैस इज़ कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। यानी अगर आप किसी गैस का 1 मोल ले लें तो फिर उसमें जो मालिक्यूल होंगे उसको हम एवोगैड्रो नंबर कहेंगे। तो यानी अगर फिक्स कर दें, वैसे तो हम उसको n कह रहे हैं ना, n नंबर ऑफ़ मालिक्यूल है, लेकिन शर्त नहीं है। अगर आप n नंबर ऑफ़ मोल 1 ले लें तो वही जो नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स हैं वो एवोगैड्रो नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो n की जगह पर हमने Na लिख दिया। Na इज़ कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर, यानी एवोगैड्रो नंबर को हम Na से ज़ाहिर करते हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, अब ये जो m ज़रब Na है, दिस इज़ कॉल्ड मोलर मास। दिस इज़ कॉल्ड m ज़रब Na इज़ इक्वल टू कैपिटल M। कैपिटल M क्या कहलाता है? मोलर मास कहलाता है। क्लियर हो गई बात? उसकी जगह पर मोलर मास लिख दिया। क्लियर। मैं बताऊंगा बाद में आफ्टर लेक्चर कि ये ऐसे कैसे होता है। अभी फ़िलहाल बात याद रख लें, m ज़रब Na इज़ इक्वल टू मोलर मास। उसकी जगह मोलर मास लिख दिया। किसकी जगह पर? इसकी जगह पर। ठीक होगी बात? समझ आ रही है? अच्छा, उसकी जगह जब कैपिटल M लिखा तो अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लें c² की। इसको इधर ही रहने दें, ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और m उधर जाके, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3PV/। समझ आ गई बात की? अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लो। क्या ले लो? जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो देखें, इधर का भी स्क्वायर रूट ले लिया और c² का जो स्क्वायर रूट है, दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन। आपको मैंने लास्ट भी बताया था कि जब मालिक्यूल की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, मालिक्यूल तेज़ी से मूव करता है, इसका मतलब है कि मोर एंड मोर कोलिजन्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोलिजन होते हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ कोलिजन्स होंगे तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा? डिफ्यूजन ज़्यादा होगी, क्योंकि डिफ्यूजन इज़ ड्यू टू कोलिजन। डिफ्यूजन इज़ ड्यू टू कोलिजन। नंबर ऑफ कोलिजन्स आर ग्रेटर देन मोर इज़ द रेट ऑफ डिफ्यूजन। फिर रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगी। जितने कोलिजन ज़्यादा होंगे उतनी रेट ऑफ डिफ्यूजन है। तो हमने उसको लिख दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन। c² क्या है? वेलोसिटी है, बेसिकली एवरेज मीन स्क्वायर वेलोसिटी। उसको हमने रेट ऑफ डिफ्यूजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिया। समझ आ गई मेरी बात की? अब इसकी जगह जब रेट ऑफ डिफ्यूजन लिखोगे तो उसकी जगह मैंने R लिख दिया। जहाँ पे ये c² था वहाँ क्या लिख दिया? R। नज़र आ रहा है? अब इधर क्या था? 3PV/m। आपको पता है ये जो पहला बटा होता है, अगर हम इसको नीचे लेकर जाना चाहें तो ये तीसरे बटे में आता है। मैथ में पढ़ा होगा आप लोगों ने, मैट्रिक में। अगर तीसरा बटा ऊपर उठाना तो पहले बटे में जाता है, और अगर उसको ऊपर से नीचे लेकर आना हो तो तीसरे बटे में आएगा। तो ये तीसरे बटे में, यानी कि ये यहाँ m है, m के नीचे आ जाएगा v। चेक कीजिए, समझ आ गई? जब m/v आएगा तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड। यहाँ पर याद रख लें, मास मास ही होती है, खा मोलर मास क्यों ना हो। मोलर मास क्या है कि अगर आप नंबर ऑफ मोल फिक्स कर लें, 1 कर लें, तो वही मास फिर मोलर मास बन जाती है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ देखें, n बराबर किसके है? बोलो, मास इन ग्राम ओवर, पढ़ा है ना?
n क्या कर दिया 1, m ओवर, तो m बराबर किसके हो जाएगा, समझ आ गई। यानी जो आम मास है वही मोलर मास इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास इफ यू हैव 1 मोल। तो इसलिए मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसको हम डेंसिटी कहते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम की जगह हमने क्या लिख दिया, डेंसिटी। क्लियर। अब प्रेशर कांस्टेंट है, क्या है, अब कांस्टेंट का स्क्वायर रूट भी कांस्टेंट होगा। मसलन आप यहां पर पहले कांस्टेंट लिखो, फिर उसका स्क्वायर रूट लिखो, तो वो भी कांस्टेंट ही आएगा। कांस्टेंट का स्क्वायर रूट भी कांस्टेंट आएगा, तो उसका मतलब सारे की जगह हमने क्या लिख दिया, ये जो स्क्वायर रूट है ये सिर्फ डी के ऊपर आ जाएगा। स्क्वायर रूट जो है सिर्फ, समझ आ रही है। उसके बाद अगर कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी, और रेट ऑफ डिफ्यूजन का डेंसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के साथ। तो यही ग्राहम लॉ है जो हमने शुरू में इसकी स्टेटमेंट पढ़ी थी, वो ये थी, समझ आ गई। तो दिस इज कॉल्ड ग्राहम्स लॉ। कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें, यहाँ तक किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, लॉन्ग में भी आ जाता है। यहाँ से ये स्क्वायर रूट ऑफ यानी वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन। बताया ना कि वेलोसिटी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स की स्पीड भी बढ़ेगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादा तेज़ी से मॉलिक्यूल मूव करेंगे ना, तो फिर उनके कोलाइन करने के चांस भी बढ़ेंगे, टकराव के चांसेस बढ़ेंगे। टकराव के चांसेस बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली डिफ्यूजन भी बढ़ेगी। अल्टीमेटली यही वो बात कर रहा है कि सी स्क्वायर बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन। समझ आ गई मेरी बात की। अब लेकिन ये मैथमेटिकली कैलकुलेट किया गया है कि सी स्क्वायर बार और उसका स्क्वायर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सी स्क्वायर बार उसका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट के, तो उसकी जगह रेट लिख दिया। ये आर क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन। बस बाकी तो आगे वही काम है जो आपको बता दिए। हाँ जी, आगे कोई सवाल है तो पूछ लें। समझ आ गई है? कौन सा? ये देखो, अगर आप इधर देखें सी स्क्वायर बार, इसकी वैल्यू निकालनी है, सही है? बोलो, इसकी वैल्यू निकालनी है ना। इसको इधर ही रहने दे, चले इधर लिख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए, उधर आसानी हो जाएगी। ये उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, और m उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। ठीक है, उसको फिर इधर लिख दिया, चेंज कर दी डायरेक्शन। ओके होगी बात। आगे देखिए, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर है। काइनेटिक इंटरप्रेट कहते हैं एक्सप्लेन करना, तशरीह करना, वाज़े करना। इंटरप्रेट वहाँ से इंटरप्रिटेशन निकला है। अच्छा, अगर आप सही मानों में इसको एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब बनता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन काइनेटिक एनर्जी। इफेक्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। आपने थ्योरी में पढ़ लिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब हमने मैथमेटिकली साबित करना है कि काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन कैसे है। टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन कैसे है, ज़रा तवज्जो करें। इधर देखिए सारे स्टूडेंट्स, काइनेटिक गैस इक्वेशन लिख ली फॉर 1 मोल। वहाँ मैंने पहले लैदा लिखी, फिर 1 मोल के लिए लिखी। अब आपको पता चल गया है 1 मोल के लिए क्या होता है। तो n की जगह पर डायरेक्ट क्या लिख दिया, PV इज इक्वल टू 1/3 MNAC स्क्वायर बार। क्लियर।
अब आप इस इक्वेशन को लास्ट टाइम की तरह 2 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें। 2 से ज़रब दे दी, 2 से तकसीम कर दिया। क्लियर? अब Na को बाहर निकाल लिया, Na को बाहर निकाल लिया। पहले Na अंदर था, इसको कॉमन समझ लिया, बाहर निकाल दिया। जब बाहर निकाला तो ये हो गया 2Na/3, 1/2। समझ आ गई यहाँ तक? अब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी, हम केमिस्ट्री में जब काइनेटिक एनर्जी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम इसको के की बजाय के लिखते हैं। और के ऐसे लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गई? 1/2। अब ज़रा तवज्जो कीजिए, इसकी जगह पर हमने के पुट कर दिया। क्लियर? जब उसकी जगह के पुट किया तो ये PV बराबर है 2Na/3 इंटू के आ गया। क्लियर? समझ आ गई? अब आपने एक जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी है चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 में क्या पढ़ा है? जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV बराबर है nRT। क्या बराबर होता है? अब n की जगह पर हमने 1 लिख लिया। क्या लिख लिया? 1। n की जगह पर 1 लिख लिया। क्यों लिखा? क्योंकि हमने 1 मोल लेना है। PV = nRT होता है। n की जगह पे हमने क्या लिख लिया? 1 लिख लिया। क्या लिख लिया? 1। जब उसकी जगह 1 लिखा तो PV बराबर हो गया RT। किसके बराबर हो गया? RT। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस में, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 लिख लो। अब ज़रा तवज्जो करें, देखें इन दोनों इक्वेशन में PV के बराबर है, तो राइट साइड के, तो आपने लिखा 2Na/3 बराबर है के को इधर रहने दे, बाकी सारे फैक्टर उधर ले जाएं, तो ये 3RT से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2Na जाकर, समझ आ गई यहाँ तक? ये सारे कांस्टेंट्स हैं, ये वाले कांस्टेंट हटाओगे तो टेम्परेचर बटे के ऊपर है, तो के का टेम्परेचर के साथ कौन सा रिलेशन आ जाएगा? डायरेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि मैथमेटिकली हमने इस बात को साबित कर दिया कि काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर के साथ बोलो, क्लियर हो गई बात? इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर कम करते जाएंगे काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर वो ये कह रहा है कि गैसों में ट्रांसलेशनल मोशन होती है। क्या? कौन सी मोशन होती है? ट्रांसलेशनल मतलब लीनियर लाइन में ऐसे मॉलिक्यूल, मतलब होती तो रैंडम है गैसों में, लेकिन रैंडम ओवरऑल रैंडम है। लेकिन अगर आप एक एक मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करें तो उसकी मोशन ट्रांसलेशनल होगी। इसी तरह लिक्विड में भी ट्रांसलेशनल मोशन होती है, और सॉलिड में जस्ट एंड जस्ट वाइब्रेशनल मोशन होती है। सॉलिड के मॉलिक्यूल जस्ट वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? वाइब्रेशनल मोशन होती है। लिक्विड और गैसों में कौन सी होती है? अब यहां पर वो ये कह रहा है कि टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। इसका मतलब ये है कि जो टेम्परेचर है वो हमें बताता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन केस ऑफ, यानी ट्रांसलेशनल एनर्जी के बारे में बताता है। कौन सी एनर्जी? लिक्विड और गैसों की शक्ल में जब मैटर इन शक्लों में होता है तो टेम्परेचर जितना भी होगा हमें टेम्परेचर से पता चलेगा किसका? ट्रांसलेशनल का एनर्जी का। किसका पता चलेगा? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है। लेकिन सॉलिड में चूंकि मॉलिक्यूल मूव नहीं करते, इसलिए वहां टेम्परेचर हमें जस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? फिर कहता है हम टेम्परेचर कम करते जाएंगे काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। अगर आप सपोज कर लें कि आपने 273 टेम्परेचर हासिल कर लिया, कितना हासिल कर लिया? जिसको आप एब्सोल्यूट ज़ीरो का नाम देते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो का नाम देते हैं। अगर वो टेम्परेचर आपने हासिल कर लिया, कौन सा टेम्परेचर बोलो? तो उस पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी।
यानी मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो रुक जाएगी। जाहिर बात है काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होने का मतलब क्या है, बोलो। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल मूव नहीं कर रहा, वेलोसिटी ज़ीरो है। वेलोसिटी ज़ीरो है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल रुक जाएगा, सीज हो जाएगा, जो कि अगेंस्ट है प्रॉपर्टी ऑफ गैस के, कि गैस के लिए ये नेचुरल टेंडेंसी है गैस के मॉलिक्यूल की कि वो मूव करता है। इसका मतलब ये बात ही ख़त्म हो जाएगी, बात ही, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। मिनिमम टेम्परेचर ये वाला अचीव नहीं हो सकता। एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है वो एक थ्योरेटिकल एंड सपोज्ड टेम्परेचर है। यहाँ तक कोई स्टूडेंट क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। ऑल इज़ ओके? चलें जी, कोई बात है तो पूछ लो।